नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ रोचक प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। वैसे ब्रिटेन की योजना थी कि हिंदुस्तान को 30 जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। कब तक? 30 जून 1948 तक। लेकिन उस वक्त हमारे देश के क्रांतिकारी काफ़ी जोश में थे और हमारे देश में गृह युद्ध जैसे हालात थे। इन्हीं तनावपूर्ण हालातों से बचने के लिए ब्रिटेन ने हमको 15 अगस्त को ही आज़ाद कर दिया था। और वैसे भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कंगाल हो चुका था और उसके बस की बात नहीं थी कि वो हमारे क्रांतिकारियों से लड़ सके। एक होता है गणतंत्र दिवस, वो मनाया जाता है 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर आपका उत्तर होगा 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आप ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूज ना हो। और एक प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है रीजनिंग में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इस दिन था शुक्रवार, ये भी आप याद रखें। और 26 जनवरी 1950 को दिन था वीरवार, ये प्रश्न भी आपने याद रखने हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि 15 अगस्त 2025 को हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो फिर आपका उत्तर होगा 79वां। अगर आपसे पूछे कि साल 2025 में हम स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं, तो फिर आपका उत्तर होगा 78वीं। देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और हमने अपनी आज़ादी की पहली वर्षगांठ मनाई थी 1948 में। ये प्रश्न आप याद रखें। और ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में कन्फ्यूज कर सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद रखें। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना? देखिए, आपको याद होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। 9 और नागासाकी, इसको आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 के दिन सरेंडर कर दिया था। और जब ब्रिटेन ने सरेंडर किया तो उस वक्त मित्र राष्ट्रों की सेना के कमांडर थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसलिए माउंटबेटन इस दिन को काफ़ी लकी मानते थे और इसलिए उन्होंने 15 अगस्त के दिन को हमारे देश की आज़ादी का। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है नया भारत, जो देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा किसके द्वारा फहराया जाता है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री द्वारा, और इसको ध्वजारोहण कहा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी जाती है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जिसका नेतृत्व मेजर पवन सिंह शेखावत करेंगे। जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी कि रिपब्लिक डे के अवसर पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा लाल किले पर ही क्यों फहराया? मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक शासन किया था और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश की हार के बाद अंग्रेज़ों ने लाल किले के लाहौरी गेट पर अपने देश का यूनियन जैक फहराया था। कौन सा? यूनियन जैक, जो दिल्ली पर और पूरे देश पर गुलामी का यानी कि कब्जे का प्रतीक था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे देश ने यूनियन जैक को हटाकर
अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और पूरी दुनिया में अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। तब से लेकर ये परंपरा चल रही है। हालांकि आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा 15 अगस्त को लाल किले पर नहीं बल्कि इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में फहराया गया था। कहाँ पर? प्रिंसेस पार्क, जो इंडिया गेट के पास है। प्रिंसेस पार्क, ये प्रश्न आप याद रखें। जबकि लाल किले पर तिरंगा झंडा 16 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। और 16 अगस्त एकमात्र इतिहास में ऐसी तारीख है जिस दिन तिरंगा झंडा फहरा, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराते हैं। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य द्वार है। ये प्रश्न भी आपने याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि लाल किले के इस द्वार का नाम यानी कि इस गेट का नाम लाहौरी गेट क्यों पड़ा। देखिए, जब हमारे देश में मुगलों का शासन था तब मुगल राजा और उनका परिवार दिल्ली के लाल किले में रहता था और लाल किले के इस गेट से निकलने वाला रास्ता सीधा लाहौर तक जाता था, इसलिए इस गेट का नाम पड़ा। बात आई है तिरंगे की, तो आपने याद रखना है कि हमारे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो हमारे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, चौड़ाई और लंबाई यानी कि इसका उल्टा, तो फिर आपने उत्तर देना है 2:3। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी। और लाल किले को दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में बनाया था। कब बनाया था? 1638 में इसको बनवाया था। किसको? लाल किले को, शाहजहां द्वारा दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए पहले स्पीच को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि नीति से वादा। उन्होंने असल में ये भाषण 14 अगस्त 1947 को ही तैयार कर लिया था और उन्होंने अपने इस स्पीच का शीर्षक रखा था डेट विद डेस्टिनी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण जो उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में वायसराय लॉज, जिसको हम आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आयोजित संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, सबसे बाद में आज़ाद होने वाला भारतीय राज्य कौन सा था? इसका उत्तर है गोवा। आपको याद होगा कि गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 से लेकर 1961 तक शासन किया था। यानी कि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीन लिया था और उसके बाद फिर 1961 में केंद्र सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत गोवा पर कंट्रोल कर लिया गया था। सबसे पहले 1906 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर है पारसी बागान चौक, कलकत्ता में। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और हम प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस भी मनाते हैं। अशोक चक्र से पहले भारतीय तिरंगे में क्या अंकित था? इसका सही उत्तर है चरखा, लेकिन बाद में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी और जब तिरंगे से चरखे को हटाया गया तो महात्मा गांधी काफ़ी नाराज हुए थे। और तिरंगे के बीच में है अशोक चक्र जिसमें 24 तिलियां हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो इसका सही उत्तर है गहरा। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और इसके गायन की अवधि है 52 सेकंड। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को भी लिखा है और वो दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और इसको पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी ने स्कूली बच्चों के साथ गाया था। यह मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत भाग्य विधाता नामक एक बंगाली भजन का पहला छंद है जिसको बंगाली भाषा में लिखा गया था। अगर बात करें खुद रविंद्रनाथ टैगोर की, तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको 1919 में, कब? 1919 में आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में पहली बार गाया था और कॉलेज प्रशासन ने इसे मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में शामिल कर लिया था। इसके बाद
सुभाष चंद्र बोस के निवेदन पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया था। बाद में इसकी अंग्रेजी भाषा में भी रचना की गई और यह हिंद सेना का भी नेशनल एंथम था। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रगान था शुभ सुख चैन, जो भारत भाग्य विधाता नामक बांग्ला कविता पर ही आधारित था और इसको संगीत दिया था कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। किसको? शुभ सुख चैन को, जो आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गान था। अगर बात करें सबसे पुराने राष्ट्रगान की, तो सबसे पुराना राष्ट्रगान है ब्रिटेन का गॉड सेव द क्वीन, जिसको 1826 में राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। क्या नाम है? गॉड सेव। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि वंदे मातरम को और जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में। वंदे मातरम का अर्थ है मैं आपको प्रणाम करता हूँ माँ, और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और इसके गायन की अवधि है 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संगीत किसने तैयार किया था? तो इनका नाम था जदुनाथ भट्टाचार्य। इन्होंने 1950 में इसका संगीत तैयार किया था। बात आती है वंदे मातरम की रचना की। तो वंदे मातरम हमारे देश का प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 में की थी। कब? 7 नवंबर 1876 में। 1817 में बंगाल में अकाल पड़ा था और अकाल की पृष्ठभूमि पर ही इसकी रचना की गई थी। और वंदे मातरम पहली बार 1882 में, कब? 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में छपा था। किसमें? आनंद मठ में। ऐसे प्रश्न भी अगर बात करें कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो वंदे मातरम पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। लिखा किसके द्वारा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, जबकि गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इसके बाद अरबिंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। इसके अलावा मैं आपको एक रोचक जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जब 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उस बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ था, यानी कि उसका शुभारंभ वंदे मातरम गीत के साथ हुआ था, जबकि संविधान सभा की उस पहली बैठक का समापन हुआ था साथ, यानी कि जनगण मन के साथ। कई बार एक प्रश्न और आता है कि 15 अगस्त 1947 की सुबह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने गाया था? तो वो गाया था पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने। इसके अलावा आज भी हमारे देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने दिन की शुरुआत वंदे मातरम के साथ करते हैं। आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? इसका उत्तर है लगभग 32 करोड़। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर कि आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचार्य। और हमारे देश के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को ही हमारे देश का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जबकि हमारे देश के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्मदिन है 5 सितंबर को, जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म पड़ता है 11 नवंबर को, और 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को, और इसके नीचे सत्यमेव जयते को जोड़ा गया था, जिसका अर्थ है सत्य की सदा जीत होती है। सारनाथ के अशोक स्तंभ की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका उत्तर है फ्रेडरिक ओस्कर ओर्टेल। और वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी यानी कि जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने भी सारनाथ का दौरा किया था और फ्रेडरिक ओस्कर ओर्टेल की खोज को देखा था। 1921 में फ्रेडरिक ओस्कर ओर्टेल यूनाइटेड किंगडम लौट गए थे
और 1928 तक फ्रेडरिक लंदन के टेंडिंगटन स्थित जिस घर में रहे, उन्होंने उस घर को सारनाथ नाम दिया था और वो हमारे देश से कई ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ भी अपने साथ ले गए थे। सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है शीर्ष भाग। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने पशु दर्शाए गए हैं? इसका उत्तर है 3, शेर, घोड़ा और सांड। जबकि सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ पर हाथी भी चित्रित था। और सारनाथ म्यूजियम हमारे देश का पहला ऑन साइट। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।